सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9वें संबोधन में भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार किया। लोग से यह आह्वान किया कि वो उनके खिलाफ जंग छिड़े। उन्होंने भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। जिन्होंने देश को लूटा उनको लूटा पैसा लौटाना होगा। बड़े बड़े लोग भी नहीं बच पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ गरीब लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं, और दूसरी तरफ वो भ्रष्ट लोग हैं जिनके पास चोरी और लूट का माल रखने की जगह नहीं। उनके प्रति उदारता या सहानुभूति व्यक्त करना शोभा नहीं देता। कुछ तो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि जेल जाना तय हो गया, जेल में हो उसके बावजूद महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। जब तक समाज की इस गंदगी के प्रति नफरत नहीं होगी, स्वच्छता कायम नहीं हो सकती। इसलिए जनता को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि परिवारवाद केवल राजनीति में है, देश की हर संस्था में ये बुराई है जिससे देश के प्रति भावना नागरिकों को नुकसान झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर बड़ी मुहिम छेड़ते हुए कहा कि परिवारवाद परिवार की भलाई के लिए हो सकता है, लेकिन उससे देश की भलाई नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने लोगों से परिवारवाद मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर यह हमला का गहन अर्थ क्या है, वो कौन सी संस्थाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी निकट भविष्य में क्या अहम फैसले ले सकते हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 9वां संबोधन दिया। लाल किले की प्राचीर से कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे मनोज पंडित जी, नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, स्काइप के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। विपिन अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रॉबिन शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। लोकेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिन मुद्दों को उठाया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इशारों इशारों में इशारा आपकी तरफ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो कुछ नई नहीं है, लेकिन अब तक इन्होंने इस चीज के लिए क्या कदम उठाए ये किसी को नहीं पता। 2014 में जब वो आए, उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि काला धन वापस आएगा, तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स लेकर आए। सेक्शन 90 में कोई बदलाव नहीं किया आईटी एक्ट में। बाद में बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत उन्होंने कानून लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इन सब चीजों से करप्शन बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। अब ये भाई भतीजावाद या फिर नेपोटिज्म की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नेपोटिज्म जुडिशियरी में है, जहां पर कॉलेजियम सिस्टम आज भी इंटैक्ट है, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ कुछ किया, केवल एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद चुप कर गए। अगर मैं आज कॉर्पोरेट लाइफ की बात करता हूं, इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत जहां पे मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलग अलग किया जाना चाहिए, इस चीज के प्रति कोई ठोस कदम उठाया नहीं उठाया। सरकार ऐसे कितने ही इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओ ले लीजिए, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, जिनके खिलाफ सरकार ने अनदेखा कर रखा है। उनका मुद्दा केवल और केवल एक है कि राजनीतिक मुद्दे से किस तरह से आम आदमी को वंचित किया जा सके, उसे बुलाया जा सके कि असल मुद्दे क्या है। तो बात यह है, अगर प्रधानमंत्री वाकई में सीरियस है करप्शन हटाने के लिए, तो सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को लागू किया जाए, एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इन सभी नियमों का पालन सख्ती से किया जाए, तभी यह देश भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। इन जुमलों से, इन रेटोरिक से देश लोकेश जी, आपने देश से भ्रष्टाचार पर नहीं बोला हटा है, है। परिवारवाद और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाया है, उसको लेकर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इस बीच समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार रुक कर लेते हैं, क्योंकि परिवारवाद और जिस तरह से ये कहा गया भ्रष्टाचार, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने कमान संभाली, हालांकि उनके भाई ने कितनी मेहनत की उसके बावजूद ये तय था। तो परिवारवाद की डेफिनेशन जब आप लिस्ट पकड़ा देते हैं कि बीजेपी में भी ये सब है, लेकिन अध्यक्ष या पद जो बात है उसको लेकर जो अटैक किया गया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी घेरे में आती है। किस तरह से देखते हैं आप बयान को? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्पीच है
कल जो भाषण दिया उन्होंने बहुत बढ़िया दिया, कोई दिक्कत नहीं है परिवारवाद पर। परिवारवाद वाकई में गलत है, लेकिन बीजेपी सबसे पहले, मोदी जी बीजेपी के परिवारवाद को ख़त्म करें। जो उनका अपना गढ़ है सबसे पहले वहाँ तो परिवारवाद खत्म हो। बात रही समाजवादी पार्टी की, अगर अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते, शिवपाल जी को बनाते, तो वो भी कहते ये भी भाई भतीजावाद है। ये तो परिवारवाद, इनका तो कुछ ना कुछ सामने वाले पे अटैक करने का मुद्दा है। कोई परिवारवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये परिवार से इतनी तकलीफ क्यों है? अब मोदी जी को क्यों तकलीफ है इतनी? अगर मान लो उससे पोस्ट पे कोई तो आएगा ही आएगा, कोई भी आएगा, एक काबिल आदमी कोई भी हो, जो काबिल होगा वो आएगा। अखिलेश जी ने इन्वायरमेंट साइंस में MBA किया हुआ है, पढ़ाई लिखाई की है हुई है ऑस्ट्रेलिया से, बड़े पढ़े लिखे अच्छे नौजवान हैं। आने के बाद ही उन्होंने अच्छा करा, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अच्छे कार्य किए, तो वो क्यों नहीं आ सकते? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? आप बताइए हमको। ये तो मोदी जी का तो केवल आक्रामक मूड होता है कि सामने वाले को अटैक करना है, और एक बार नहीं बार बार अटैक करना है। अपने घर में देखते नहीं है हमारे घर में क्या चल रहा है। अब आप नोएडा का ही ले लो, नोएडा में हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके बेटे विधायक जी हैं। अब यहाँ कैसे करोगे आप? ये परिवारवाद नहीं है। महिलाओं के सम्मान को लेकर भी बात कही गई कि महिलाओं का सम्मान कहीं ना कहीं करना होगा। हाँ, उसको लेकर आप किस तरह हाँ, से? महिलाओं का सम्मान आपने देख ही लिया नोएडा में। आपने श्रीकांत शर्मा जी का कितना बड़ा वो मुद्दा रहा, बीजेपी के नेता। अब वो बीजेपी के कह रहे हमारे नेता ही नहीं है, जबकि वो पूरा कार्यकारिणी में है, सब कुछ है। पूरी शरण बीजेपी दे रही है उनको, अपने गुंडों को, माफियों को, गाली गलौच वालों को, उसको कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। ये तो धन्यवाद हो हमारे सांसद जी का, जाके उन्होंने पुलिस का और इन्होंने मोर्चा संभाला। वो 7 दिन में, ठीक है 5 दिन में मनोज जी, अंदर हुए, आपने जबकि 24 इल्जाम घंटे में सुने। अंदर हो जाना बेशक चाहिए था बेशक उनको। मनोज जी, आपने इल्जाम सुने। तो ये कहा जा रहा है कि अपने गिरेबान में झांकिए, और जिस तरह से ये भाषण दिया गया, ये इसलिए दिया गया क्योंकि 2022 में जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो अब एक मेजर पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। आगे 25 सालों की तैयारी की बात की गई है। किस तरह से देखते हैं इल्जाम को आप? नवजोत जी, इस परिवारवाद की बात तो हम शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कि कहाँ ऐसा सिस्टम है कि भाई ठीक है, बाप भी, बेटा भी, भतीजा भी, चाचा भी, ताया भी, सबको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया हुआ। ऐसा तो नहीं है ना। आप जम्मू कश्मीर से लेके आंध्र प्रदेश तक जितनी पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं जी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे चौटाला फैमिली हो हरियाणा में, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ने तो हद ही ख़त्म कर दी। एक ही परिवार के 45 लोग, 24 साल उम्र हुई और चुनाव लड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, नहीं लोग वोट नहीं देंगे, हार जाएगा वहां चले चुनाव लड़ने का। तो ठीक है, हारेगा तो अच्छी बात है ना, पर लेकिन हार जाए, हरा आप दे, ये बताइए क्या नहीं, एक ही परिवार में सारी काबिलियत है? एक ही परिवार में सारी काबिलियत है? उसमें गलत क्या है? अगर लोकतंत्र है, जनता की बात है, और अब आप जिन जिन पार्टीज का नाम ले रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का आप जिक्र करते हैं, आप साउथ में जाते हैं, जब आपको अलाइनमेंट करना होता है, जब आप इनके साथ आते हैं तब कोई परेशानी नहीं है। अगर परिवारवाद गलत है तो आप इनके साथ क्यों मिलकर पार्टी बनाते हैं? क्यों आप चौटाला जी के साथ मिलकर पार्टी बना रहे हैं? क्यों आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर पार्टी बना रहे हैं? जब आपको सत्ता में आना है तो परिवारवाद गलत नहीं। और अपने ही मंत्रिमंडल में अनुराग ठाकुर की क्या, ये नहीं बोला कि गलत, हमने ये बोला कि ये भारत की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, घातक है। ज्योतिराज ये सिंधिया भारत के की बारे में क्या राजनीति के लिए अच्छा कहेंगे? नहीं है। आप आप ये अनुराग बताइए, ठाकुर के बारे में क्या एक कहेंगे? ही परिवार में अगर आप चीजें चलाएंगे तो लोग उस पर न्याय नहीं मिलने वाला उस चीज से। तो मेरा मानना यह है कि जिसमें काबिलियत है, जो इस लायक है, उसको पद मिलना चाहिए, चीजें मिलनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, अनुराग ठाकुर में क्या काबिलियत है जो अखिलेश यादव में नहीं? अनुराग ठाकुर अपने दम पे बैठे में, आप मुझे बताइए अखिलेश यादव में और अनुराग ठाकुर में जमीन आसमान का फर्क है। आप अनुराग जो जमीन आप देख रहे हैं वही जमीन वो अखिलेश के लिए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि क्या गलत क्या सही। इस बीच पॉलिटिकल एनालिस्ट रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या बीजेपी इन सब चीजों से मुक्त है? जी रॉबिन जी, रॉबिन जी कुछ टेक्निकल एरर है, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगी। इस बीच लोकेश जी का रुख कर लेते हैं। लोकेश जी, बात ये थी कि 2022 में कुछ टारगेट रखे गए थे, वो टारगेट पूरे नहीं हुए और अब बड़े टारगेट की बात की गई। लेकिन अगर ऐसे टारगेट सेट किए जा रहे हैं जिससे देश का विकास होगा, देश को विकसित करने की बात की जाती है, तो इसमें ऑब्जेक्शन कहाँ है? जो सरकार वायदे करती है उसे कितना नियम अनुसार लागू करती है। 2014 में जब रोजगार से एक बात आई तब वो उसे लागू नहीं किया।
2019 में जो वो जुमलेबाजी, जो जुमले लेकर, जो वादे लेकर आए, उसे लागू नहीं किया गया। अब मैं एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट के स्पीच में कहा कि कोई भी ऐसा सर्विट्यूड या फिर कोई भी ऐसा ब्रिटिश राज की जो अभी भी कायम है उसे हटाया जाएगा। तो इससे मैं ध्यान दर्शाना चाहूंगा कि अंग्रेजों के दौर पे सबसे बड़ी जो मांग होती थी वो ये होती थी कि जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाया जाए और इलेक्शंस को लाया जाए, पार्लियामेंट को सक्रिय किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये दिखाया है कि 2014 के बाद में पार्लियामेंट का वर्किंग कम होता जा रहा है, केवल 27% ही वर्क कर पा रही है। कोई भी बिल पास नहीं होता, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का काम नहीं होता। तो ये तो वही तरह की सरकार होती जैसा अंग्रेजों के समय होती थी कि जहां पर लोकतंत्र था ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री वाकई में चाहते हैं कि यह देश की आजादी अमृत महोत्सव हो, तो उन्हें लोकतंत्र को सशक्त करना पड़ेगा, उन्हें लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को और ज्यादा सक्षम करना पड़ेगा, एंटी करप्शन लॉ को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, वे जाकर बातें बिना किसी डर के, बिना किसी डिफेक्ट, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आगे पुटपोट कर पाए। बेशक मैं आपसे कई और सवाल हैं जो लेने हैं, कई और मुद्दे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो निशाना था वो कांग्रेस पर साधा जा रहा था। इस बीच पॉलिटिकल एनालिस्ट रॉबिन शर्मा का एक बार रुक कर लेते हैं। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से रॉबिन शर्मा जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है लोकेश जी, ये बात कही जा रही है। क्या 2024 तक सारा विपक्ष जेल में होगा? ये है कि सभी जो नेता हैं उन्हें आज मुश्किल हो रही है अपना सोशल बेस सिक्योर करने के लिए। कार्यकर्ता रूठ रहे नेताओं से, क्योंकि जो ग्रासरूट रियलिटी ऐसी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है देश में। हर कुकिंग ऑयल से लेके गैस से लेके रोजगार से लेके हर जगह पे। लेकिन लोकेश जी, इल्जाम ये लग रहा है कि जब आपके नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा तब आप सड़कों पर उतरे हैं, उससे पहले आपको ये मुद्दे नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, जब महंगाई बढ़ेगी, 2020 में जब कोविड की मार थी, 2021 में सरकार ने अपने बजट 2022 में एमएसएमई को सपोर्ट करने के बजाय उसे पूरी तरह से नकार दिया। तो लोगों हमने तो ये मुद्दा रखा पार्लियामेंट में कि आपने एमएसएमई को इस तरह से क्यों नकारा है। सरकार ने एमजी नरेगा का आउटले कम कर दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का आउटले कम कर दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी। सरकार ने हर फूड सिक्योरिटी नेट को इस तरह से नजरअंदाज किया जैसे कि गरीब आदमी को एक तरह से दंडित कर सकती कि तुमने फार्म लॉज में हमारे खिलाफ जो है आवाज कैसे उठाई, तुम लोकतंत्र। लेकिन परिवारवाद पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। अगर आप बार बार इलेक्शन हारते हैं, उसके बाद भी आप एक पद पर बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है। रॉबिन शर्मा का एक बार रुक कर लेते हैं। रॉबिन, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया और ये बात कही कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है दीमक की तरह, लेकिन 8 साल तो आपकी भी सरकार को हो गए हैं, ये भ्रष्टाचार अभी तक खत्म क्यों नहीं? भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले जमीनी तौर पे स्तर पे जाके कार्रवाई करनी होगी। जनता जब कंप्लेंट कर रही है सरकार को या सरकारी संस्थाओं को, उसमें जाके सरकार जब तक कार्रवाई नहीं करेगी उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश की जो सर्वोच्च संस्था है भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए, वो पीजी सेल है, प्रधानमंत्री पब्लिक ग्रीवेंस सेल। उस सेल में 150 से ज्यादा अधिकारी बिठाए गए हैं पूरे केसेस को मॉनिटर करने के लिए, कंप्लेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। जब वहां पर शिकायत की जाती है लोगों के द्वारा, और कई ऐसी शिकायतों की कॉपीज मेरे पास में है जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत को एक्यूज के पास भेजा जाता है वेरीफाई करने के लिए कि बताइए ये बात इनकी सही है या नहीं है। तो कोई भी चोर अपने आप को चोर थोड़ी बताएगा। एक्यूज लिख के भेजते, एक्यूज ऑफिसर्स लिख के भेजते हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, और पीएनपीजी सेल उस केस को क्लोज कर देता है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका जोन में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी पाइपलाइन लगाए गए। वो एसटीपी पाइपलाइन बार बार बस्ट कर रहे थे, जिनकी रिपेयरिंग के ऊपर में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने थर्ड पार्टी के साथ आईआईटी के इंजीनियर्स को लाके, आईआईटी के एक्सपर्ट्स को लाके उसकी जांच जब कराई तो उसमें पाया कि पाइप जो है उचित गुणवत्ता की नहीं थी। इसकी जब शिकायत की गई
लेकिन सर जब लीडर ही करप्ट होंगे तो आप ब्यूरोक्रेसी से क्या कुछ उम्मीद करेंगे? 30 से ज्यादा % जो है, अगर बात करूं मैं बीजेपी में, तो वो दागी नेता हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे नेताओं से परहेज नहीं, लेकिन जब इलेक्शन बीत जाते हैं तो अपना चोला साफ दिखाते हैं। यह क्या देश की जनता के साथ अन्याय नहीं? जी, रॉबिन जी तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। इस बीच एक बार समाजवादी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि परिवारवाद को लेकर और अब जिस तरह से स्कीम्स को लेकर भी आवाज़ उठाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार अटैक कर रहे हैं विपक्ष पर और क्षेत्रीय दल जिस तरह से धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? क्या परिवारवाद से आगे बढ़कर देश के लिए आपको आना चाहिए, या आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो? क्षेत्रीय दल कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये खत्म हो गए तो लोकतंत्र में दो होते हैं, पक्ष और विपक्ष। अगर विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? हमेशा विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सत्ता के साथ साथ जब विपक्ष मजबूत नहीं है, जब तक लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। और रही परिवारवाद की बात, बार बार मोदी जी करते हैं परिवारवाद। सबसे पहले अपने घर में देखें, ज्योतिराव सिंधे हमारे थे, उनकी 2 बुआएं बीजेपी में, उनके फादर भी पहले कांग्रेस में थे, उनका अपना परिवारवाद है। उसको क्या कहोगे आप? कर्नाटक के मुख्यमंत्री को देख लो आप, किसको क्या कहोगे? इनको केवल अपना परिवारवाद नजर नहीं आ रहा, औरों का नजर आ रहा। सबसे पहले मोदी जी अपने परिवारवाद को देखें और उसको साफ करें। क्या वो कर सकते हैं साफ? जी, वो तो और बुला रहे हैं, वो तो और कांग्रेस से कोई भी आ जाए, कोई भी बीजेपी में चला जाए, बहुत बढ़िया हो गया नेता, कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी से अलग है तो बहुत। अब जैसे नीतीश जी को देख लो, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को देख लो, पहले तो बहुत बढ़िया थे, इनके साथ सरकार बना रखी थी, बहुत बढ़िया। अब वो तोड़ के अपने उसके वो सब बेकार हो गए, नीतीश जी बेकार हो गए, और वो गुंडों की पार्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया, रोज नए नए बयान आ रहे हैं। अपने बयानबाजी पे कंट्रोल करें और देश को चलाएं। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई को देखें, महंगाई कंट्रोल करें। हर चीज क्या पहुंच गई, जो सरिया है वो 65-70 रुपए किलो पहुंच गया, तेल नहीं मिल रहा, सिलेंडर जो 400-500 रुपए का था 1100 रुपए पहुंच गया। इतनी बुरी हालत हो रही है, नौकरियां कहीं भी नहीं है। नौकरियों को देखें, रोजगारी देखें, बेचारे ठेली रिक्शा वाले, इतना बुरी हालत है, पुलिस मार मार के उनका बुरा हाल कर रही है। कहीं ठेली लगाने के लिए उनके घरों में जाकर देखो, शाम का खाना नहीं बन रहा। बहुत बुरी हालत हो रही है देश की, वो दिखाई नहीं दे रही उनको। तो परिवारवाद और ये पैसे इकट्ठे कर लिए, ये हो गया, ये इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मोदी। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नजर तो आ रहा है। तस्वीरें तो वो देखी थी ना, बंगाल की वो तस्वीरें, 8 साल सरकार को हो गए, बंगाल की वो तस्वीरें सभी ने देखी थी। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये पैसा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या उसका कोई बेस नहीं? उसका बेस तो है। लेकिन इस बीच मनोज जी, आप आपसे समझना चाहेंगे, इल्जाम आप सुन रहे हैं, लगातार यही कहा जा रहा है कि आप जो सिखा रहे हैं पहले उसको फॉलो तो कीजिए, आप अपनी पार्टी को तो देखिए, और मुद्दे भटकाने की क्या जरूरत है? 2022 में टारगेट रखा गया था, वो तो पूरा कीजिए। नवजोत जी, आप भी भली भांति जानती हो कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं है जी। यहाँ पर हर चीज का, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके हर चीज का एक सिस्टम है और उसी हिसाब से चलता है। हर बार नया अध्यक्ष होता है, नई चीजें होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई नया अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। मनोज जी, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर आपका क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप में जब काबिलियत नहीं है, एक आदमी को बिना काबिलियत के आप किसी पद पे बैठा देंगे तो वो पद काम नहीं कर पाएगा, वो चीजें चल नहीं पाएंगी। आपके पास काबिलियत है तो आप चीजों को चला पाएंगे। तो आप मत ही पूछिए किस तरह से दागी नेता आपने मंत्रिमंडल में बिठाए हैं, उसके बाद अगर आप बात करते हैं काबिलियत की, तो वो काबिलियत रहने दीजिए। किस दागी नेता को मंत्री बनाया आप मुझे बताइए? महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से आपके मंत्रिमंडल में बताइए ना, एक नाम बताइए आप मुझे। संजय राठौर के बारे में क्या संजय राठौर को महिलाओं कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, जिस एजेंसी ने जांच की उस एजेंसी ने संजय राठौर को क्लीन चिट दे दी। कितनी महिलाएं आपके मंत्रिमंडल में है? महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को आपने जगह दी है? कितनी महिलाओं को आपने जगह दी है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं, इंडेक्सेस की अगर आप बात कीजिए, गरीबी, बेरोजगारी, महाराष्ट्र में कोलैबोरेशन में सरकार चल रही है, और जब कोलैबोरेशन में सरकार चलती है तो दूसरे दल को भी बराबर का सम्मान देना होता है कि भाई कितने को बनाना, कितने को नहीं बनाना। आप मुझे बताइए, बिहार में आज मंत्री शपथ ले रहे हैं, मुझे बताइए कितनी महिलाओं ने शपथ ली है वहां पे? जो वो करेंगे वही हम करेंगे, तो आप अलग कैसे हुए? तो मेरा मानना यह, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं आपको कि परिवारवाद हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक दीमक का काम कर रही है, और हमें दीमक को दूर करना है। हमने सलाह दी और हमने बोला कि आप ये बताइए कि इस दीमक को दूर कैसे किया जा सकता है, आप करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है। आप रोजगार, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कहां कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पे पार्लियामेंट में बहस नहीं करती?
महंगाई के मुद्दे पर रोड पर चली आती है, क्यों चली आती है, क्यों नहीं करती? क्योंकि एक परिवार में सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जब उस कंपनी के एमडी को कोई दिक्कत होती है तो सारी की सारी कांग्रेस रोड पे उतर आती है, और सिर्फ इसलिए कि हमारे एमडी को कुछ हो ना जाए। तो मेरा मानना यह है कि सर, देश मेरा है, मानना लोकतंत्र ये है से कि चलेगा, आम आदमी को चीजों से राहत चलेगा। मिलनी चाहिए, महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और कहीं ना कहीं देश की तरक्की होनी चाहिए, चाहे वो परिवारवाद के साथ हो या परिवारवाद के बिना हो। अगर परिवारवाद के बिना भी महंगाई इतनी ज्यादा है, भुखमरी की ये हालत है, तो क्या फायदा ऐसी पार्टी का? कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सर, आप लगातार देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात की जाती है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन इल्जाम यही लगाया जाता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपका वो नहीं होता। लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र को कितना फॉलो करते हैं आप अपनी पार्टी में? देखिए, मैं मेरे मित्र को कहना चाहूंगा कि जी। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी अपने आप में एक परिवार है। इस कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता ये चाहता है तो कि पद पर आगे बिठाने की राहुल गांधी बाकी लोगों को भी आप एक बार चांस दीजिए ना। सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही क्यों पासिंग द पार्सल होता है? सुनिए अजय जी, जी। मेरी बात सुनिए। अभी इस वक्त इलेक्शन चल रहे थे जी। कांग्रेस पार्टी के, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था कांग्रेस के इलेक्शन में, और मैं ये बातें केवल कथित नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने प्रत्यक्ष वहां पर फील्ड पर देखी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष से लेकर हर एक कार्यकर्ता से पूछा गया, चुनाव किए गए, हर एक कार्यकर्ता को ऐसे वोटिंग दी गई है। उसके बाद में जिला अध्यक्ष का चयन किया गया है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, और हर एक कार्यकर्ता और हर एक कांग्रेस का जो भी व्यक्ति है वह चाहता है कि राहुल गांधी ही हमारे अध्यक्ष हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता भाजपा को इस चीज से दिक्कत क्या है। ठीक है, वे अपनी पार्टी को संभाले, कांग्रेस मजबूत है अंदर से, उन्हें हमारे कांग्रेस जी, मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं बनते? आप बनिए ना। आप एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा सकता? आप मुझे बताइए, सिर्फ गांधी परिवार के अलावा। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हूँ साहब, मैं कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूँ। वो कह रहे हैं वो इंटरनल मैटर है। अगर हम सबको राहुल गांधी पसंद है तो उसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? रॉबिन जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। रॉबिन जी, कहीं ना कहीं, जी बेशक लोकेश जी मैं रुक करूंगी। रॉबिन जी, कहीं ना कहीं जब उपलब्धियों, कर्तव्य को उपलब्धियों के तौर पर बताया जाए, अगर आपने वैक्सीन लगाई तो वो आपका कर्तव्य है, अगर आपने 80 करोड़ जनता को खाना खिलाया तो वो आपका कर्तव्य है, इसको उपलब्धि के तौर पर क्यों गिनाया जाता है? देखिए, इसको उपलब्धि के तौर पर या किसी भी चीज को कोई भी पॉलिटिकल लीडर पब्लिसाइज जब करता है तो अपनी उपलब्धि इसलिए बताता है कि वो कहता है कि अगर कोई अन्य होता तो शायद वो नहीं कर पाते। उस पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, उस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो लोग इसी बात को इस तरह से प्रचारित करते हैं। जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में बोलते हैं, या अन्य जगह पे नीतीश कुमार बोलेंगे, या पहले अखिलेश या मुलायम जी बोलते हैं। तो ये सब चीजें पॉलिटिक्स है, ये चलता रहेगा। सबसे मुख्य मुद्दा इस देश के सामने वो भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार था तो उसके खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ और बहुत सारे लोग सड़क पे उतरे, सत्ता में परिवर्तन हो गया। लोगों ने इस उम्मीद के साथ सत्ता का परिवर्तन किया कि भ्रष्टाचार जो है का समूल नाश होगा। जी। आज जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से 8 साल बाद अपने कार्यकाल के अगर ये बोल रहे हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसका मतलब इन 8 सालों में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार के जो मुखिया हैं, इस देश के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार को सबसे गंभीर समस्या मान रहे हैं, और परिवारवाद को भी। आपने क्योंकि मुझसे जिस विषय पे बात की, मैं कभी अभी उसी पे बोलूंगा, परिवारवाद पे मैं बाद में कहूंगा। भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए हर नागरिक के एक एक शिकायत पे समयबद्ध तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक भी कंप्लेंट एक भी डिपार्टमेंट में कीजिए, वो कंप्लेंट 10 साल 20 साल तक चलती रहती है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के ऊपर राज्यपाल ने 11 डीडीए के अधिकारियों को के खिलाफ एफआईआर की बात कही कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वो केस 9 साल पुराना था, उसी समय क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 14 करोड़ के काम में 142 करोड़ की पेमेंट कर दी गई, सॉरी 114 करोड़ की। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर समय पत्र से आज मैंने कोई शिकायत की कि खराब सड़क बनी है मेरे पास में, तो उसकी सिर्फ 15 दिन में क्यों नहीं जांच की जा सकती? जब तक प्रधानमंत्री जी समयबद्ध तरह से अगर जांच नहीं करवाएंगे, भ्रष्टाचार होता रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जैसे भ्रष्टाचार के बारे में पुष्टि हो जाए उसी टाइम उस अधिकारी को पनिश करना चाहिए। जितने भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं उनको अगर विभिन्न विभागों में एज ए सलाहकार नियुक्त किया जाता है तो वो लोग वहां सलाहकार बनके अपने समय के भ्रष्टाचार को छुपाने में लग जाते हैं, फाइलों को
दबाने में लगते हैं। डीडीए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रहा तो हूं कि यहाँ बेशक के सारे रॉबिन जी, विभाग जिस जो तरह है से आप केंद्र जिक्र सरकार कर रहे हैं, तो दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है भ्रष्टाचार, और लेकिन ये बात सब मानते हैं, सॉल्यूशन क्या है ये नहीं पता, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त सभी नजर आ रहे हैं। लास्ट रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी राघवेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये पूरा जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा, आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ मानते हैं? क्या ये 2014 का भाषण होना चाहिए या 2022 का भाषण होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत लुभावना भाषण देते हैं जी, बहुत बढ़िया भाषण दिया उन्होंने। ये केवल भाषणों तक ही सीमित है, जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतरेंगी उसका कोई फायदा नहीं है। कोई भी आप 1 साल की रखो, 4 साल की रखो, 5 साल की रखो, अब मोदी जी ने पूरे 25 साल का लक्ष्य रख दिया, ये 100% गलत है। हमको अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए और अपने कार्यकाल में ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगला आगे क्या होगा 2024 में, इनको अपना 2024 तक ही देखना चाहिए, उससे आगे नहीं देखना चाहिए। ठीक है। विपिन जी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो आपने टारगेट रखा है वो टारगेट पूरा करना चाहिए, और एक टाइम लिमिटेशन जो है वो अपने कार्यकाल में ही पूरी करनी चाहिए। लोकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के भाषण को? देखिए नवजोत जी, अगर प्रधानमंत्री वाकई में सीरियस है करप्शन और परिवारवाद को लेकर, जो परिवारवाद जो इन्होंने कहा है ये एक जुमला ही है, लेकिन करप्शन की अगर बात मैं करूं तो इन्हें जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की बहुत आवश्यकता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडिक्वेट जजेस होने चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति किस तरह से की जाती है इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, और उसके बाद में सफिशिएंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, आज के बेंचेस होने चाहिए सही जगहों के ऊपर, और स्पीडी जस्टिस की अगर हम बात करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर हम बात करें, तो एक एक्सेसिबल जस्टिस जिसको हम कहें वो उसका प्रावधान लेके आना चाहिए। इन जुमलों से कुछ नहीं होगा, सरकार को करना होगा। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, एक्शन भी करना होगा। जिस तरह से मनोज जी आपने देखा कि ये बात कही जा रही है कि सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, पहले आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, अपनी पार्टी को ठीक करना होगा, फिर दूसरों को नसीहत देनी होगी। आप किस तरह से देखते हैं? नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सेट है। भारतीय जनता पार्टी में आप उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने एक चिंता जताई, उन्होंने कहा कि ये एक चिंताजनक विषय है, इस विषय पर हमें काम करना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि ये परिवारवाद, उन्होंने ये नहीं बोला कि चीजें ये तो काफी पहले से चला आ रहा है, पर ये एक ऐसा विषय है कि इसको अगर आगे भी नहीं रोका गया तो ये हमारे सामने आने वाले 20 से 25 साल में एक बड़ी समस्या बन जाएगी, और इस समस्या से भी हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम पहले से इसको तैयारी करें ताकि इसको विकराल रूप लेने से पहले इसको खत्म किया जा सके। तो तो कहीं ना कहीं आप सब हमारे साथ जुड़े, मनोज जी आपका धन्यवाद, विपिन जी आपका धन्यवाद, लोकेश जी आपका धन्यवाद, रॉबिन जी आपका भी धन्यवाद। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान सिर्फ भाषण से नहीं होगा। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रास रूट पर जाकर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। सहर अपना।